हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज की एक बेहतरीन वीडियो को आज आप लोगों के सामने लेकर के आए, जो कि हमारे केमिस्ट्री के कुछ वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के है। ठीक है, जैसा कि बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर अब एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमें बतलाइए अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि हमारा एग्जाम जो है वो बेहतर जा सके। तो चलिए आज से हम लोग जो है केमिस्ट्री के कुछ अच्छे अच्छे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्लास को छोड़कर कोई भी बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो हमारी ये काफ़ी शानदार होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोग देखिए, पहले प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। यहाँ पर ये ड्रीम क्लासेस के द्वारा दी जा रही है। पहला प्रश्न हमारा है क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उनमें हम वीवीआई लगवा देंगे। ठीक है, तो सारा प्रश्न जो है वो पढ़कर जाइएगा एग्जाम में। पहला प्रश्न है क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। देखिए एकदम टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन का व्यवस्था नियमित होता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा आंसर है कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण के अंतर्गत आएगा अणु, परमाणु और आयन, इन तीनों का व्यवस्था जो है नियमित होता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, एकदम इजी भाषा में याद करेंगे, सरल भाषा में। और जो भी बच्चे हमारे टीम से नोट्स नहीं परचेज किए हैं, वो अगर नोट्स उनको चाहिए 12th के 10th के बोर्ड एग्जाम के इस बार, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी जरूर सहायता करेगी। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। तो दूसरा सवाल हमारा है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है कैसे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी, हर बार एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है कैसे। इसका जवाब जानेंगे कि इसका गुण यानी कांच का गुण जो है द्रव के समान होता है, और इसमें द्रव के जैसा बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हम द्रव को बहा देते हैं, जैसे पानी वगैरह को, तो वह बह जाती है, उसी प्रकार कांच में भी बहने की प्रवृत्ति होती है, पर इसके बहने की गति अति मंद होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये पानी की तरह एकदम से बह जाएगा, इसकी गति जो होगी वो अति मंद, मतलब बहुत ही धीमा होगा। और यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अतिशीलित द्रव कहा जाता है। ठीक है, ये ठीक है, याद रखिएगा, या अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में इसको हम लोग जानेंगे। और इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की खिड़की या दरवाजे के कांच की ऊपरी भाग पतला, और नीचे पेंदी जो है वो उसका भाग क्या होता है, मोटा हो जाता है। होता क्या है, देखिए एग्जांपल समझिए, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा इस टॉपिक को जी। देखिए यहाँ पर समझिएगा इस पेज पे कि जैसे इमारतों और बड़ी बड़ी इमारतें होती है, वहाँ पे इस तरह से खिड़कियाँ जो लगी होती है छतों पे, ठीक है, इमारत पे, तो वहाँ पे क्या आप गौर करिएगा, कभी जाइएगा कहीं तो देखिएगा कि इस तरह से वहाँ पे शीशा जो लगा है, ये पूरा क्या लगा हुआ है, शीशा। ठीक है, तो देखिएगा कि ये ऊपर वाला जो परत रहेगा और ये जो नीचे वाला परत रहेगा, तो ये क्या है, धूप के कारण ये पिघल कर धीरे धीरे नीचे आ जाता है, तो ये वाला भाग हो जाता है मोटा, और ऊपर वाला हल्का रहेगा, पतला दिखेगा। ठीक है, ये कभी गौर करिएगा सारे बच्चे। ठीक है, तो यही इसका सटीक जवाब हुआ। ये धूप के कारण क्या होता है, ऊपर वाला हल्का हल्का खिसक कर इसका भाग नीचे आ जाता है, तो ऊपर वाला पतला हो जाता है और नीचे वाला मोटा हो जाता है। यही यहाँ पर कह रहा है कि इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की खिड़की या दरवाजे के कांच का ऊपरी भाग पतला, और नीचे जो पेंदी वाला भाग होता है वह क्या होता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है एकदम सारा टॉपिक। चलिए सवाल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। एकदम से इग्नोर नहीं करिएगा जी, काफी अच्छा वीडियो ये होने वाला है। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे हम। ड्रीम क्लासेस की जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की पूरी जो है संतुष्टि क्लास में मिलना चाहिए आपको। चलिए तीसरा प्रश्न है कि फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। कहने वाली बात नहीं है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है, देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को पलटिए और वहां पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए सवाल क्या था, फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें, तो जवाब क्या होगा, चलिए जवाब क्या होगा। प्रश्न हमारा था जी फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर त्रुटि भी रहेगा एग्जाम में, यहाँ पे ध्यान देना है, फ्रैंकल त्रुटि एवं शॉर्टकी त्रुटि, तो त्रुटि और दोष एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए जवाब जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इस बार पूरा चांस है जी, अच्छे से रट कर जाइएगा सारे बच्चे। ठीक है,
फिर बाद में नहीं पछताइएगा कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, देखिए जवाब क्या होगा, फ्रैंकल दोष में जानेंगे। वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाता है, क्या कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। और इसके जस्ट नीचे हमारा है शॉर्टकी दोष। देखिए दिख रहा होगा आपको कि वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन का एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाता है, क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। और यह दोष सामान्यतः आयनिक ठोस में उत्पन्न होता है। तो एक सवाल और यहाँ पर क्लियर हुआ कि आयनिक ठोस में उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, तो आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा क्लास में। अभी और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे सामने आएंगे, तो उसको हम लोग एकदम लाइन वाइज क्लियर करते जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 4, ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल, चौथा नंबर है हमारा। ये देखिए कि राउल्ट का नियम क्या है, स्पष्ट करें। कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये बन चुका है। ठीक है, तो चलिए इस बार भी पूरा चांस है, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। प्रश्न हमारा है राउल्ट का नियम क्या है, स्पष्ट करें। तो फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट जो एक वैज्ञानिक थे, वो कहाँ के थे, फ्रांस के, और इन्हीं के नाम पर एक नियम दिया गया था, उसी को हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा कि फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्प दाब और उसके मोल अंश के बीच एक संबंध दिया। किसके बीच संबंध दिया, राउल्ट जो थे वो बहुत ज्यादा प्रयोग किए और उसके बाद उन्होंने वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक मतलब थोड़ा सा, और उसके मोल अंश के बीच एक संबंध दिया, जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। काफी इजी और सरल भाषा में इसको हम लोग याद करके जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 पे पढ़ते हैं, एकदम आराम आराम से। और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो लेते चलेंगे, नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए। और जिनको नोट्स खरीदना है, हमारे टीम के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड कराई जा रही है इस बार ड्रीम क्लासेस के थ्रू, जो कि 10th और 12th के बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट है हमारी टीम ड्रीम क्लासेस। ठीक है, वहां पर जाइए, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारे टीचर और हमारे जो भी ऑर्गेनाइजर है उनसे बात करिए और आपको नोट्स वहां पे सुविधा दी जाएगी काफी कम फी में। ठीक है, तो जिन बच्चों को जरूरी है उनके लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 काफी अच्छा है जी, ये भी देखिए ध्यान से पढ़िएगा। अनुसंख्य गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, बहुत ही छोटा और बेहतरीन सवाल है। तो इसका जवाब क्या होगा कि किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म, ठीक है, किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़कर जाइएगा, काफी अच्छा सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम आज हम लोग 10 सवाल को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो छोटा नहीं होना चाहिए। एकदम क्लास में कम से कम 10 सवाल तो आप लोग पढ़कर ही जाइएगा इस बार। ठीक है, फिर अगले टॉपिक में हम लोग अगले पार्ट में इसके दूसरे में 10 और सवाल को पढ़ेंगे और एकदम हमारा टॉपिक क्लियर होते जाएगा। लगभग 100 सवाल को हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन का जो ये सेशन है वो समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर सवाल की ओर। ठीक है, इग्नोर नहीं करिएगा कोई भी बच्चे। कमेंट बॉक्स नीचे खाली पड़ा है, अगर कुछ लिखना हो तो जरूर लिखकर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ सवाल पूछना है या और भी कोई जानकारी प्राप्त करना है, या अगर इस वीडियो के बारे में कुछ लिखना है तो जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए 6ठे सवाल की ओर बात करते हैं। आदर्श विलयन को परिभाषित करें। काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा है जी। छोटा है, 2 नंबर का ही पूछता है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है कि आदर्श विलयन क्या है, परिभाषित करें। तो वैसा विलयन, इसका जवाब होगा देखिए, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर, ठीक है, सभी टेम्परेचर एवं प्रेशर पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, कब, सभी ताप एवं दाब पर। ठीक है, तो वैसा विलयन क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, ठीक है, तथा डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, ये इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी सवाल था, याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन बच्चों को लेना है या नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये टॉपिक हमारा लगभग में 100 प्रश्नों तक जाएगा। तो इस 100 प्रश्नों को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। मेरा दावा है कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है, चलिए 7वें सवाल, और आज के बेहतरीन सवालों में से एक पे हम लोग बढ़ रहे हैं। 7वां सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है। देखिए विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। आप लोग प्रीवियस प्रश्न उठाकर देखिए, सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे लगभग में।
तो विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें, क्या होगा? तो वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, समझिएगा अच्छे से, वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, एकदम इजी सवाल है। विद्युत रासायनिक सेल वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। और इसके बारे में देखिए थोड़ा सा और जानना है कि इसको सर्वप्रथम गैल्वेनी और वोल्टा ने खोजा था। दो वैज्ञानिक था, एलेसांद्रो वोल्टा और गैल्वेनी, दो वैज्ञानिक ने खोजा था और इन्हीं के नाम पर इन्हें गैल्वेनी या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जी, विद्युत रासायनिक सेल को वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है परीक्षा में कि रासायनिक सेल को, विद्युत रासायनिक सेल को वोल्टीय सेल हम लोग क्यों कहते हैं, ये वोल्टीय सेल इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यह जो है इसकी खोज एलेसांद्रो वोल्टा जो वैज्ञानिक थे इनके नाम पर ही किया गया है। ठीक है, इन्होंने ही किया था, इसी के नाम पर इनका नाम वोल्टीय सेल रखा गया है। चलिए सवाल नंबर 8 और आज के बेहतरीन सवालों में से एक पे हम लोग बात करेंगे, तो अच्छे से एकदम बने रहिएगा लास्ट तक, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न अभी और भी देखने को मिलेंगे। चलिए सवाल नंबर 8, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? बेहतरीन सवाल है जी, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। ठीक है, कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो चलिए इसका जवाब होगा एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। देखिए समझिएगा, समझने वाला चीज है, काफी छोटा सा आंसर है लेकिन बहुत ही अच्छा है कि एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल लीटर सांद्रता के, ठीक है, देखिए एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करिए, फिर से इसको हम रिवीजन करते हैं। चलिए अब देख लेते फिर से कि एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड जो होता है वो विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। काफी अच्छा सवाल ये भी है, लवन सेतु क्या है, इसके कार्यों को लिखें। चलिए इसका जवाब जान लेते हैं कि लवन सेतु प्रतिलोमिक यू आकार की कांच की एक नली होती है जो दोनों अर्धसेलों को जोड़ता है। ठीक है, एकदम सटीक आंसर है इसका। देखिए कि लवन सेतु प्रतिलोमिक यू आकार की कांच की एक नली होती है जो दोनों अर्धसेलों को जोड़ता है और इसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा रहता है और इसके कार्य इस प्रकार है। ठीक है, तो लवन सेतु का परिभाषा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए एकदम कंफ्यूजन दूर करके। अब इसके कार्य भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि लवन सेतु के कार्यों को लिखे, तो इसके कार्य इस प्रकार है। पहला, लवन सेतु दोनों अर्धसेलों को जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा, यह आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है, यह आंतरिक सेल पूर्ण परिपथ को पूर्ण करता है। समझिए इस टॉपिक को समझिए, यह आंतरिक सेल के परिपथ को पूर्ण करता है मतलब पूरा करता है। ठीक है, और इसका जवाब नंबर 3 है कि यह दोनों अर्धसेलों के वैद्युत अपघट्य के विद्युत उदासीनता को कायम रखता है मतलब जारी रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 10वां सवाल, 10वां सवाल भी काफी अच्छा है जी, बेहतरीन सवालों में से एक है। ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखे। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है प्रश्न कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखे। तो चलिए इसका जवाब जान लेते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फैराडे ने संबंध दिया। फिर से पढ़ेंगे, देखिए किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फैराडे ने एक संबंध दिया जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए और एक और सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं आज का लास्ट, तो हमारा ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। फिर अगले पार्ट में हम लोग 12वें प्रश्न से आगे बढ़ाएंगे इस पार्ट को। तो कोई भी बच्चे इग्नोर ना करें और जितना ज्यादा हो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लास्ट में क्लास होने के बाद, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को कवर कर सके। सवाल नंबर 11 हमारा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। जवाब होगा किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर विद्युत धारा या
फिर से देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर विद्युत धारा या 1 कूलाम्ब आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा ही रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, एकदम सवाल का जवाब एकदम सटीक है, एकदम समझने वाला है, बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एक एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को हमारा ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। ड्रीम क्लासेस पे भरोसा रखिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।